आप कैसे पता करते हैं कि आपके एम्प्लॉइज अपने काम से खुश हैं? आप अपने कंपनी के रेपुटेशन को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? जब किसी कंपनी की पीपल प्रैक्टिस और पॉलिसी ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता हो तो वैसे बिजनेस को काफी फायदे मिलते हैं। उनमें से एक फायदा ये है कि यहाँ काम करने वाले काफी लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहते हैं। ऐसे कमिटेड लोग कंपनी को आगे बढ़ाने और उनके टारगेट को पूरा करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन अच्छे पीपल प्रैक्टिस वाले कंपनियों में गूगल कंपनी का नाम भी आता है। अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं या फिर कोई बिजनेसमैन तो आप सीख सकते हैं कि गूगल किस अनोखे ढंग से अपने एम्प्लॉइज को हैंडल करता है। इस बुक से आप जान सकते हैं कि गूगल की शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। आपको ये भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग गूगल को कैसे जानते हैं। गूगल अपने अनोखे वर्क कल्चर और अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखने में बहुत आगे है। आप जानेंगे कि इसके लिए गूगल ने ऐसा क्या किया। अगर आप इस बुक में प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं तो आपके एम्प्लॉइज और उनके काम में आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। हर कहानी की कहीं न कहीं से शुरुआत होती है। क्या आपको गूगल की शुरुआत की कहानी पता है? गूगल के दो फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। उन्होंने ही गूगल को शुरू किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कैंपस टूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड के थे पर दोनों ने ही मिलकर गूगल को बनाया था। बचपन में दोनों ही मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे, इसलिए उनके आइडियाज भी इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूल से इंस्पायर्ड था। उनका सपना सर्च इंजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करने का था। वे ये भी समझना चाहते थे कि एम्प्लॉइज को कैसा बर्ताव अच्छा लगता है। वे चाहते थे कि गूगल ऐसी जगह बने जहां काम करने का कोई मतलब हो और जहां इसके एम्प्लॉइज को अपने पैशन को फॉलो करने की खुली छूट हो। साथ ही यहां एम्प्लॉइज और उनके फैमिली का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ गूगल ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखती थी। फोर्ड एंड हर्शीज कंपनी में भी अच्छे पीपल प्रैक्टिस की जाती थी जिससे उसके एम्प्लॉइज खुश रहते थे। किसी कंपनी का फाउंडर बनना सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। फाउंडर बनना एक एटीट्यूड है, एक सोच और नजरिया है। एक लीडर के तौर पर आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करनी चाहिए। अच्छे फाउंडर्स एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते हैं। को फाउंडर्स के साथ मिलकर अपने कंपनी के फ्यूचर को बदलने का आपके पास पावर होता है। सबसे जरूरी बात, सबके साथ मिलकर काम करने से ही आप अपने कंपनी को सक्सेस दिला सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉइज हर महीने टेक टॉक्स होस्ट करते हैं जहां वे सब जमा होकर एक दूसरे से अपने काम के बारे में शेयर करते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक्स में भी हिस्सेदारी दी है। ऐसा करने वाले कुछ ही कंपनीज हैं जिसमें गूगल भी शामिल है। गूगल के कोशिशों के कारण ही ज्यादा से ज्यादा औरतें कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और बढ़ावा देने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉइज को उनके पेट यानी पालतू जानवर को भी ऑफिस लाने की इजाजत दी। कंपनी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने 10 एम्प्लॉइज को चुना। गूगल अपने एम्प्लॉइज को फ्री खाना भी देने लगे जिसकी शुरुआत उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट से किया। 1903 में मिल्टन एस हर्शी ने सिर्फ हर्शी कंपनी ही नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया में हर्शी शहर की भी शुरुआत की। उन दिनों अमेरिका में 2500 शहर ऐसे थे जो कंपनीज के थे जिनमें एक बार में सिर्फ 3% जनता ही रहती थी। लेकिन मिल्टन एस हर्शी इन कंपनी शहरों से बिल्कुल अलग शहर बसाना चाहते थे जहां सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हो, सिंगल या दो फैमिली के एक साथ रहने के लिए ईंट के मकान बने हो जिनके बहुत खूबसूरत लॉन हो। उनके शहर में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हुए और लोगों के एंजॉयमेंट के भी इंतजाम किए। कच कंपनीज के फाउंडर्स ने अपने कंपनीज में बया पीपल प्रैक्टिस अपनाए क्योंकि वे अपने एम्प्लॉइज को पैसे बनाने वाले रोबोट्स की तरह नहीं देखते थे। अपने एम्प्लॉइज को वैल्यू देने में ही उन्हें अपने कंपनी का फायदा दिखा। एक कंपनी को सक्सेस दिलाने के लिए उसके फाउंडर्स को अपने एम्प्लॉइज को फलने, फूलने और पनपने का मौका देना चाहिए। साथ ही उनके जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या आपने कभी गूगल की किसी ऑफिस को देखा है? इनके ऑफिस के फोटो को देखकर आपको ये लगेगा कि यहाँ मस्ती के साथ काम किया जाता है, पर मस्ती और मजे के साथ साथ यहाँ कल्चर पर भी बड़ा फोकस रहता है ताकि यहाँ के एम्प्लॉइज खुश रह सके। कल्चर को गूगल कैसे अपने काम में लेता है, इसे समझने के लिए आपको मिशन, ट्रांसपेरेंसी और वॉइस के इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहिए। आमतौर पर कंपनीज का मिशन होता है प्रॉफिट कमाना, अपने कस्टमर्स को खुश रखना या फिर मार्केट का लीडर बनना। इस तरह के मिशन सिर्फ बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। लेकिन
गूगल का मिशन है पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और इस इंफॉर्मेशन को लोगों के लिए मुहैया करवाना। ये दिखाता है कि गूगल का गोल बिजनेस नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के हेल्प करने से जुड़ी है। इससे उनके एम्प्लॉइज और भी बेहतर काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जॉब्स के मायने मिल जाते हैं। गूगल ने अपने सारे इंफॉर्मेशन आर पार दिखने वाली एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रखा है। एक नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गूगल के सारे कोड को पहले ही दिन निकाल लेता है। गूगल के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसके एम्प्लॉइज अपना काम और परफॉर्मेंस बेहतर कर पाते हैं। किस हद तक ट्रांसपेरेंट रहना है, इसका फैसला तो कंपनीज खुद लेते हैं, पर अगर आप अपने एम्प्लॉइज की कदर करते हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। खुली किताब की तरह रहने का मतलब है अपने एम्प्लॉइज और उनके अच्छे जजमेंट पर भरोसा रखना। आखिरी बात, वॉइस का मतलब है कि कंपनी को चलाने में उसके एम्प्लॉइज की राय, उनके ओपिनियन को सुनना। एम्प्लॉइज जब अपनी राय रखते हैं तो कंपनियां अपने लिए बड़े और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए गोल्स के बजाय कल्चर को बढ़ाने में जोर देना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉइज ईमानदारी से काम करें और कंपनी छोड़कर न जाए। हमेशा याद रखिए कि ब्रिलियंट और टैलेंटेड प्रोफेशनल वही काम करना पसंद करते हैं जहां उनके काम को मायने मिलते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को फायदा पहुंचता है। गूगल में काम करने वाले लोगों की गिनती हजारों में हो गई, पर कंपनी मिशन पर भरोसा होने के कारण वहां के एम्प्लॉइज एकजुट रहते और मिलकर काम करते थे। अपने मिशन को सच बनाने का एक एग्जाम्पल जो गूगल ने बनाया था वो था 2007 में बनाया गया गूगल स्ट्रीट। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने अपने एम्प्लॉयर्स से पूछा कि मैप में किसी भी जगह को ऊपर से देखने के बजाय क्यों न ऐसे मैप बनाए जिसमें कोई भी जगह वैसी दिखेगी जैसे हकीकत में दिखती है। अब गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस करते हुए हर इंटरेस्टिंग जगह को खुद देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप घर बैठे ही पेरिस के आर्क दे ट्रायम्फ की खूबसूरती, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का नजारा, गैलापागोस आइलैंड के सी एनिमल्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कोई शहर या समुदाय फैलता है और धीरे धीरे सब बदल जाता है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सी जगह किसी काम के लिए सेफ है और उनको अपने रिसोर्सेज को कहां कहां लगाना चाहिए। गूगल के इस प्रोजेक्ट ने काफी लोगों की मदद की है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट की वजह से गूगल के एम्प्लॉइज भी अपने कंपनी के साथ और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। कैसे? इस कदम ने गूगलर्स को बढ़िया काम करने को प्रेरणा दी और काम के साथ दूसरों की हेल्प करने का भी मौका दिया। आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपके एम्प्लॉइज अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या आप किसी भी जॉब के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट को हायर करते हैं या आप एवरेज लोगों को हायर करके उन्हें बेस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं? आपको अपने कंपनी की हायरिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए। इसके 3 कारण हैं। पहला है, अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा ट्रेनिंग देने में कुछ ही कंपनीज सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, अगर कोई कंपनी की रिक्रूटिंग प्रोसेस अच्छी है तो शायद उनका प्रोसेस अलग और स्पेशल है जिसकी वजह से वे बेस्ट में भी बेस्ट चुन पाते हैं। थर्ड, नए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने वाले लोग आमतौर पर इंटरव्यू लेने में अच्छे नहीं होते। कंपनीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स तो बायस्ड भी ही होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही एक एम्प्लॉय को बेहतरीन नहीं बना सकती क्योंकि एक असरदार ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 90% बार कोई भी ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को लंबे समय के लिए बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए क्वालिटी परफॉर्मेंस पाने के लिए कंपनीज जो ट्रेनिंग देते हैं वो पैसों की बर्बादी ही है। एक बात जिस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं वो है रिक्रूटमेंट को इम्पोर्टेंट मानना। कंपनीज को खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आपको बेहतरीन एम्प्लॉइज हायर करने में टाइम लगेगा। एक और तरीका है जिससे आप अच्छे लोग हायर कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर हो, उसे हायर कर लीजिए। इसके अलावा आपके मैनेजर्स भी ऐसे हो जो उन लोगों को आगे आने का मौका दे जो उनसे बेहतर हो। मैनेजर्स को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। कंपनी में कौन हायर होंगे, ये फैसले सिर्फ इन मैनेजर्स के नहीं होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां आप ऐसे शख्स को हायर कर सकते हैं जो आपसे बेहतर है। लाज़लो बॉक इस बुक के ऑथर हैं और गूगल के पीपल ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी। जब भी हायरिंग की जाती है वे ऐसे कैंडिडेट को हायर करते हैं जो उनसे किसी न किसी मामले में बेहतर है। गूगल के डाइवर्सिटी एंड यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स के लीडर हैं नैन्सी ली। मिस्टर बॉक ने नैन्सी ली को हायर इसलिए किया क्योंकि नैन्सी बहुत साफ और क्लियर नजरिया रखती थी और वो निडर भी थी।
ये बातें बॉब को अच्छी लगी थी। केरन में पीपल डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी और बॉब ने इन्हें इसलिए हायर किया था क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बॉब से ज्यादा था और वो एक समझदार काउंसलर थी। इस कंपनी के एम्प्लॉय सुनील चंद्र स्टाफिंग एंड पीपल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्हें हायर इसलिए किया गया क्योंकि बॉब को लगा कि सुनील उनसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और गहरी सोच वाले शख्स थे। सुनील किसी भी प्रोसेस को यूजर्स के लिए सस्ती, अच्छी और फास्ट बना देते थे। लाज़लो ये भी नोट करते थे कि नैन्सी, केरन, सुनील और दूसरे टीम मेंबर्स से वे रोज क्या सीख सकते हैं। बॉब ने इन सबको हायर करने के लिए काफी टाइम लगाया। खास टैलेंट वाले कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से सिर्फ 10% ही टॉप परफॉर्मर होते हैं, इसलिए इन्हें चुनने के लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसेस और इंटरव्यू होने चाहिए। इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री के जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो दूसरा जॉब नहीं ढूंढते हैं, वे तो जहां काम करते हैं वहीं अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। कोई भी एक्सेप्शनल और खास टैलेंट को हायर करने में टाइम लग जाता है, पर उन जैसों के लिए वेट करना तो बनता है। क्या आप इस दावे पर यकीन रखते हैं कि एक इंटरव्यू के शुरू के 10 सेकंड्स में ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को हायर किया जाएगा या नहीं? अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आपको शुरू में ही पसंद कर लेता है तो उसे आपकी और भी कई सारी बातें पसंद आ जाते हैं। उसी तरह अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको नापसंद कर लेता है तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढेगा। एक कैंडिडेट को सही तरीके से जांचने के बजाय ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले शुरू में ही अपना एक तरफा मन बना लेते हैं, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हर किसी की अपनी खुद की सोच और धारणा होती है। जब एक इंटरव्यूअर इन्हीं सोच के आधार पर कैंडिडेट पर अपनी राय बना लेता है बिना उसे पूरा मौका दिए, यही कंफर्मेशन बायस है। हालांकि काफी सारे तरीके हैं जिससे एक इंटरव्यू लेने वाले और एक कंपनी ओनर्स के कंफर्मेशन बायस से बचा जा सकता है। पहला, कैंडिडेट के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। एक कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं उसके बारे में अपनी सोच क्लियर रखें। हायर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट के क्वालिटी पर कोई समझौता मत कीजिए। दूसरा, करियर साइट्स और प्रोफेशनल लिंक द्वारा खुद ही कैंडिडेट्स ढूंढिए। तीसरा, बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी के साइड लिए कैंडिडेट्स को टेस्ट कीजिए। कैंडिडेट्स को असेस और टेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इन कैंडिडेट्स को उनके किए हुए काम का सैंपल मांगिए, उनके कॉग्निटिव टेस्ट लीजिए और फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू लीजिए। स्टडीज से ये पता चला है कि एक ही तरीके के असाइनमेंट करने के बजाय बहुत सारे असाइनमेंट्स को मिलाकर कैंडिडेट्स का टेस्ट लेना बेहतर होता है। आखिर में इन कैंडिडेट्स को आपके कंपनी ज्वाइन करने की वजह दीजिए। आप यही चाहेंगे कि आपके कंपनी के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहे। गूगल से रिजेक्ट हुए 80% लोग अपने दोस्तों को गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए गूगल में इंटरव्यूअर कैंडिडेट के जवाबों को लिख लेते हैं ताकि वे अच्छे कैंडिडेट्स की पहचान कर सके। वैसे गूगल में इंटरव्यू लेने वालों में सिर्फ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं। टीम के पुराने एम्प्लॉइज भी कैंडिडेट्स का असाइनमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपने कंपनी में बेस्ट लोग ही लेते हैं जिनमें टॉप परफॉर्मर बनने का पोटेंशियल होता है। 2017 में आर्चबिशप डेसमंड टूटू ने 80 साल पूरे करने पर अपने जन्मदिन पर भाषण देने के लिए दलाई लामा को इनवाइट किया गया था। दलाई लामा और आर्चबिशप टूटू दोनों को नोबेल पीस अवार्ड मिले थे। उनकी मीटिंग हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट वाकया बनने वाली थी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बीच में आकर अफ्रीका के गवर्नमेंट को दलाई लामा को वीसा न देने के लिए मना लिया। दलाई लामा अब इस भाषण में शामिल नहीं हो सकते थे, जिससे आर्चबिशप टूटू को बहुत दुख हुआ। उस टाइम गूगल में नए आए गूगलर लॉरेन ग्रोव्स ने अपना पहला प्रोडक्ट गूगल हैंगआउट को लॉन्च किया था। लॉरेन ने दलाई लामा और आर्चबिशप के बीच गूगल हैंगआउट के द्वारा मीटिंग करवाई, जिससे हजारों मील दूर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने बात की। ये टेक्निक इस सेलिब्रेशन का हाईलाइट था और गूगल ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टाइज किया। ये नए गूगलर लॉरेन की पहल थी, जिन्हें कंपनी को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमें अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर रेट किया जाता है। कंपनीज भी अपने एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को रेट करते ही रहते हैं। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉइज को पता चलता है कि क्या वे कंपनी के और खुद के पर्सनल गोल्स को हासिल कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की मदद से कंपनी ये फैसला ले पाते हैं कि क्या वे किसी एम्प्लॉय के सैलरी को बढ़ाए या नहीं और उनको प्रमोशन दे या नहीं।
ज्यादातर कंपनीज के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिन पर परफॉर्मेंस असेसमेंट करने की जिम्मेदारी होती है, वे इस काम में काफी टाइम लगाते हैं और अपने एम्प्लॉइज को फीडबैक भी नहीं देते, जिससे एम्प्लॉइज नाखुश होते हैं। कुछ मैनेजर्स अपनी सोच या फिर भेदभाव के कारण सही परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं कर पाते, जिससे एम्प्लॉइज को महसूस होता है कि उनकी रेटिंग्स गलत है। क्या आपको जानना है कि गूगल ने इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया और आप अपने कंपनी में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात, गोल्स को सही ढंग से सेट कीजिए। सभी एम्प्लॉइज को इन गोल्स के बारे में बताइए। हर 3 महीने लैरी पेज ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स OKR सेट करते हैं और सभी एम्प्लॉइज को अपने OKR से गूगल के OKR से मिलाना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव तो लंबे टाइम वाले गोल्स होते हैं, जबकि की रिजल्ट्स छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। गूगल में काम करने वालों के लिए जो वेबसाइट बनी है, उस इंटरनल साइट में एम्प्लॉइज इन OKR को देख सकते हैं, ताकि वे खुद के और दूसरों के भी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। दूसरी बात, साथ काम करने वालों से फीडबैक लीजिए। सिर्फ मैनेजर से ही नहीं, बल्कि टीम के दूसरे मेंबर्स से भी फीडबैक लेनी चाहिए। टीम के सारे मेंबर्स को एक दूसरे के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने चाहिए। तीसरी बात, एक कैलिब्रेशन प्रोसेस रखनी चाहिए। इस कैलिब्रेशन प्रोसेस में मैनेजर्स को एक साथ बैठकर सारे एम्प्लॉइज के रेटिंग्स पर विचार करनी चाहिए। इससे बायस भी खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस भी बेहतर तरीके से काम करती है। आखिर में, एम्प्लॉइज के साथ परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करते हुए रिवॉर्ड और डेवलपमेंट की बातों को अलग अलग ही रखिए। आमतौर पर गूगल के एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू नवंबर में होते हैं और उसके अगले महीने ही सैलरी के बारे में डिस्कशन होते हैं। ये इसलिए क्योंकि गूगल का भरोसा है कि डेवलपमेंट और रिवॉर्ड एक दूसरे से बहुत अलग बातें हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी परफेक्ट नहीं होती, कुछ न कुछ बातों में गलती हो ही जाती है, लेकिन जरूरी ये है कि कंपनी इन गलतियों से कैसे सीख लेती है और उसके नतीजों से कैसे डील करती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? किसी और कंपनी की तरह ही गूगल ने भी अपने पीपल प्रैक्टिस में गलतियां की थी। गूगल के लिए चैलेंज ये था कि कैसे वो कंपनी के वैल्यू को बरकरार रखते हुए मुश्किल वक्त में भी अच्छा काम करे। अगर कंपनी में कोई गलती करता है, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय, सबको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। इससे सबको सिचुएशन के बारे में पता चलता है और ऐसी गलती दोबारा होने से बचा जा सकता है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है अपने हिस्से या हक की चीजों को मना करना। कभी कभी कुछ मिलने पर आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे डिजर्विंग शख्स हैं और आपके अलावा कोई उसके लायक नहीं। ऐसा मन में आना बहुत नेचुरल सी बात है, पर इसे जिम्मेदारी और प्रैक्टिस के साथ दूर किया जा सकता है। कंपनी के एम्प्लॉइज को जब भी बेनिफिट दे, उनको जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजंस ले, सभी को इसमें शामिल कीजिए। जहां से भी मिले, सलाह लीजिए। हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज बहुत शर्मीले हो और उन्हें अपने ओपिनियन, अपनी राय रखने में हिचक हो। ऐसे लोग पूछने पर भी अपनी राय नहीं बता पाते। लेकिन जरूरी है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, कंपनी के पॉलिसी बदलने में या फिर कोई और चेंज में सबकी राय पता करनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी होती है, उसे ठीक कीजिए। अगर आपके एम्प्लॉइज किसी मुश्किल में है, आपको आगे आकर फौरन कोई सॉल्यूशन देना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी गलती मानकर सभी को इससे सीख लेने के लिए कहना चाहिए। 2008 में गूगल के एक शेफ ने लंच में एक स्वीट डिश ऑफर किया, जिसका नाम रखा गया था फ्री तिबेट गोजी चॉकलेट क्रीम पाई विथ मैकडमिया कोकोनट डेट क्रस्ट। इस मेनू के आने के बाद एक गूगलर ने मैनेजमेंट को एक ईमेल लिखा कि अगर इस डिश के बारे में नहीं एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो वो इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में कंपनी छोड़ देगा। उस दिन शेफ ने स्वीट डिश में जो गोजी बेरीज डाले थे, वो तिबेट से आए थे और चूंकि गूगल में सारे डिश फ्री में दिए जाते थे, इसलिए शेफ ने इसे फ्री तिबेट का नाम दिया था। इस नाम से काफी गूगलर्स के बीच पॉलिटिकल बहस हुई थी, जो तिबेट का चाइना से फ्री होने को लेकर था। दुख की बात यह थी कि इस वजह से उस शेफ को उसके मैनेजर ने 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस वाकये के बाद लाज़लो का गूगल में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गूगलर्स को इतनी छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती रहे तो वे कैसे अपनी कंपनी और उसके मिशन पर भरोसा कर सकते हैं। बॉक ने उस शेफ को वापस काम पर बुलाया, जिससे काफी सारे गूगलर्स ने बॉक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप था। वैसे किसी बात पर डिबेट करना कोई जुर्म तो था ही नहीं।
इस बुक में आपने सीखा कि पीपल प्रैक्टिस क्यों इतना जरूरी है और इसका एम्प्लॉइज को खुश रखने में क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने ये सब गूगल कंपनी के एग्जाम्पल से सीखा। आपने जाना किसी कंपनी के फाउंडर होने के नाते लोगों को पनपने और आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत होती है। आपने ये भी जाना कि किसी कंपनी में कल्चर रखने के क्या फायदे होते हैं। कंपनी का मिशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना या कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना नहीं है, इनके कुछ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी नैतिक जिम्मेदारी भी होते हैं, जिससे यहाँ काम करने वालों को अपने काम के साथ ये भी एहसास होता है कि वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने पर एम्प्लॉइज को अपना काम बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपने ये भी जाना कि ट्रेनिंग के बजाय आपको रिक्रूटमेंट में पैसे लगाने चाहिए। खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में टाइम लगता है, पर जितना भी टाइम लगे वेट करना फायदेमंद है। लोगों को आपके कंपनी को ज्वाइन करने के कारण दीजिए। इसके अलावा आपने सीखा कि एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए सिर्फ मैनेजर ही की नहीं बल्कि साथ काम करने वालों की भी राय लेनी चाहिए। अप्रेजल या सैलरी बढ़ाने के मामले में सही फैसला लेने के लिए टीम के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। आखिर में आपने ये जाना कि पीपल मैनेजमेंट में गलती हो जाने पर कैसे सबके सामने अपनी गलती को मानकर उसे सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर कंपनी के बाकी लोग भी इस गलती से सीखेंगे और इसे कभी नहीं दोहराएंगे। सबका लीडर बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप भी लीडर बनकर इस चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं? ये बात सही है कि किसी कंपनी के सारे लोगों को मैनेज करना आसान नहीं। आपके आगे बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, खासकर तब जब आप अलग अलग माइंडसेट के लोग, उनके अलग पर्सनैलिटी और अलग अलग बैकग्राउंड को हैंडल करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप भी एक लीडर हैं और बिना कारण लीडर नहीं बने हैं। दूसरों के लीडर बनना सिर्फ पावर और अधिकार की बात नहीं है, इसके साथ आपको दूसरों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉइज एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, इसलिए अपने सक्सेस के रास्ते में इनको साथ ही लेकर चलिए। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।